प्रवक्ताओं को मैं एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगी, पर आएँ और चुनाव में किस प्रकार से सियासी रणनीति आप लोगों की होगी उस पर आप लोग चर्चा करेंगे, अपनी बातें आप बताएंगे। मतलब जोड़ी, मतलब आंकड़ों पे खेलना जो है कांग्रेस अच्छे से जानती है। एक बार 3 और एक बार 5 का आंकड़ा, मतलब 3 और 5 कितना हो गया? 8। अब वैसे अगर देखूँ तो हो जाएगी 35। 3 और 5 35 हो गए। अब 35 दूने 70, 70 मतलब 75 पार होना चाहिए। आंकड़ा ऐसे बने, मोले ऐसे लगे थे भाई जो मैं हिसाब से देखी हूँ। तो अब ये सियासी चर्चा में एक बार फिर से हम जो चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष गहलोत, उस्मान रजा, अनुभव शर्मा, मोन्टू चंद्राकर, अभिषेक यादव, संजय चौधरी जी और रेवाराम सिन्हा जी हैं। सीधे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। जिस प्रकार से चुनाव अभी होने हैं, चुनावों को लेकर के क्या सोच है और क्या लगता है कि गुंडरदी की जनता को और क्या कुछ चाहिए? 2023 का विधानसभा चुनाव है और मैं अपने ही पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैंने चुनाव में सबको एक जोश होता है, सबको एक विचार होता है कि मैं भी चुनाव, मुझे टिकट मिले तो मैं भी एक चुनाव लड़ूंगा, ऐसे सबको विश्वास हुआ है। और आज मुझे ये अनुभव हुआ कि चलो हमारे 85 प्रत्याशी जो है वो तो भरे हुए हैं, तो मुझे नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? हमारा हर हमेशा स्तर वही है 4 बार का, इसलिए अपने आप को मैंने स्थगित कर दिया ताकि मेरा स्तर ऊपर न जाए, इसलिए मैंने ये फार्म नहीं भरा। मुझे लोग मनाया बहुत। और आज जिस प्रकार से अभी हम सुन रहे हैं 85 भरा है, 85 प्रत्याशी बिल्कुल मौन है। मौन इसलिए है, और उस मौन में नाम किसका चल रहा है? कुंवर सिंह निषाद, है ना। एक तरफ 85 भरे हैं कुंवर सिंह निषाद, एक तरफ भाजपा 35 भरे हैं वीरेंद्र साहू। कांग्रेस को एकदम मैंने अपने आप में एकदम हर्षोल्लास है कि चलो हमारे प्रत्याशी का नाम आ रहा है, और एक तरफ वीरेंद्र साहू का नाम है तो उन्हीं के लोगों ने उसका पुतला जला रहे हैं। इससे आप सोच सकते हैं उनकी स्थिति क्या है भाजपा वाले का। ये मुख्य उद्देश्य है। और इन्होंने हर हमेशा जो है राजनीति की है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हम हिंदू हैं और हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जो है वो बिगड़ रहे हैं। इनका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? लोग समझते हैं लोगों को कि हम हिंदू को एकजुट करें और एकजुट करके अपना वोट लें, राम नाम का नाम लें। तो हम कांग्रेसी हैं तो हमारे ऊपर भी, हम तो राम नाम लेते हैं, हम भी एक हिंदूवादी हैं हम अपने आप को। लेकिन इन लोगों को जो सर्च नेचा है ऊपर में बैठा है, इसका पुख्ता झूठ ऐसे ही उजागर होता है। मैंने 1984 में एक बहुत बड़े मेरा बिजनेस था, तो मैं महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में जब था उस समय इतना दंगा आई, श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली में मारा गया। राहुल गांधी नहीं निकल सकते, प्रियंका गांधी नहीं निकल सकते, कोई उसका घर का जो है बाहर नहीं निकल सकते। ये भाजपा के जो लोग हैं वो बोलने लगे ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान है राहुल गांधी, और तुम लोग हिंदू समझते हो। ये कीचड़ उछाला गया, ये मुसलमान है। तो लोग तो कांग्रेसी देखते कैसे बोल रहे हैं इन लोगों को साले देश में इतना जल रहा है। 84 का दंगा इतना बड़ा था तो शायद रूह कांपते थे लोग। और इस बार इस बार नहीं, एक जैसे कि आप भी इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, क्योंकि बात ये हो रही है, क्योंकि अभी हम ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो सवाल पे अगर होगा तो सवाल पे सवाल भी होगा। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि मुसलमान ये हैं या जो कह रहे थे, क्या लगता है अगले चुनाव में आप मानवता, जो कांग्रेस की जो अच्छी बातें हैं उसे लेकर के जाएंगे या पुरानी बातें लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में? मैं अच्छी बात ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा और है, उसके बाद में हर प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। और उस समय के दंगा का मुझे आज भी याद आता है, क्योंकि 38 साल मुझे कांग्रेस में हो गया। और उस समय इतना ये भाजपा लोग जो है विद्रोह किया, और अभी बीच में 6 महीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है, सुनिए अपने आप को हिंदी लोग समझते हैं, वो जो है उसके माँ जो खत्म हुई है ना,
हिंदू का धर्म क्या है, जब माँ और सियान जब खत्म हो जाए तो मुंड मुड़वाना निश्चित है, और उसी को ये कहता जाता है कि वाकई में यही हिंदू है। और आज तक ये प्रधानमंत्री मुंड नहीं मुड़ाया है और अपने आप को हिंदू की बात करता है, हिंदू हूं, लेकिन ये अपने आप को कौन सा मूर्ख ये करता है, अपने आप को विलान करता है, ये जाने। लेकिन इन लोगों को हर हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाने के काम करता है। मैं आपका विषय के ऊपर बात करूंगा, आप बोलिए। नहीं, जिस प्रकार से भी आप बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं छत्तीसगढ़ में गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको तो लोकसभा के विपक्ष में होना चाहिए जो सीधे प्रहार कर रहा है नरेंद्र मोदी जी पे। देश के प्रधानमंत्री जी के बोलने की ताकत यदि मुझे लगता है किसी ने दिखाई तो आपने दिखाई है। और एक बार फिर से मैं कहूँगी, क्योंकि हिंदू और धर्म के नाम पे जो राजनीति का जो आरोप लगता है, चाहे आरोप कोई भी लगाए, भाजपा लगाए या कांग्रेस लगाए, मुझे ये लगता है कि जो चुनाव होते हैं उसे मुझे लगता है कि लोगों की ज़रूरतों को लेकर और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, क्योंकि मैंने कहा ना, इन्हें तो लोकसभा के विपक्ष में होना चाहिए, और इसीलिए उन्हें लगता है कि स्थगन भी किया है अपने नाम से, क्योंकि इनका सपना विधायक बनना नहीं है, इनका सपना लोकसभा में बैठना है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे कुंवर सिंह साहब चाहे तो बैठा सकता है, लेकिन मैं उससे ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ, उसके ऊपर में। और मेरा एक ही मांग है, मैं कलार का जात हूँ, ये महुआ बोर्ड ख्याल रखो। मैं इसीलिए अभी फार्म भी नहीं भर रहा हूँ कि महुआ बोर्ड का अध्यक्ष मुझे बनाओ, और मैं जनता के बीच में अभी चुनाव जाऊंगा और जीतेंगे कांग्रेस। 75 पार है ना, 75 पार का नाम होता है, 75 से भी पार हो गया। लोग इसको पसंद नहीं कर रहा है, जिस प्रकार के पुतला जल रहा है ना, इससे साबित हो जाता है कांग्रेस में क्या स्थिरता है और किसान में क्या एक अनुभव है। मैं अभी बहुत दूर गए थे, यहाँ से 150 किलोमीटर, वहाँ भी चाहते हैं कि भूपेश ने जो किया, हर समाज को साधा, हर समाज को साधने वाले अभी तक के हमारे ही पार्टी का कोई मुख्यमंत्री रहा होगा, वो भी नहीं साध सका। वो काम जो है भूपेश बघेल ने किया। मतलब इन्होंने मन से बैठ के डायरेक्ट जो है निशाना साध दिया है और मांग भी लिया है, वर मांग ले कि भैया यदि आप चाहें तो हमें ऊपर ले जा सकते हैं, तो भैया ऊपर ले जाइएगा आप इन्हें, सहयोग सबका बना रहेगा। हमारे साथ इस चर्चा में रेवाराम सिन्हा जी हैं। रेवा जी, मैं आपसे संजीव चौधरी जी हैं हमारे साथ में। संजीव चौधरी जी से मैं एक बात करना चाहूँगी, आपने भी काफ़ी लंबा समय देखा है, क्या लगता है इस बार जनता क्या चाह रही है? क्या परिवर्तन चाह रही है या फिर जो अभी चल रहा है उसे और बेहतर बनाना चाह रही है? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और एक बात ये और कहना चाहूँगा कि 5 स्टार होटल या एसी रूम में बैठ के जो पत्रकार वार्ता करते हैं, उनकी बजाय आप ज़मीनी स्तर पर आकर के बात कर रहे हैं, ये न्यूज़ चैनल की विश्वसनीयता को दर्शाता है। धन्यवाद। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि गुंडरदेही की जनता क्या चाहती है। गुंडरदेही की जनता कोई परिवर्तन नहीं चाहती है। गुंडरदेही की जनता को भरोसा है भूपेश पर, गुंडरदेही की जनता को भरोसा है कांग्रेस पर, गुंडरदेही की जनता को भरोसा है विधायक कुंवर सिंह निषाद पर। पार्टी टिकट किसको देती है ये अलग बात है, लेकिन जैसा हमारे आदरणीय भैया बता रहे थे कि 85 लोग भरे, यही एक आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, सब स्वतंत्र हैं यहाँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक परिवार है, हम सब एकजुट हैं, तो जनता के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। जनता बहुत उत्साहित है। गुंडरदेही मूलतः किसानों का क्षेत्र है और किसानों के हित में सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए गए। सरकार बनते ही 9,225 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी किया गया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की गई, तो उससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर हुआ। और हमारे कांग्रेस पार्टी भूपेश भैया ने एक कहावत को झूठा कर दिया कि किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में मरता है, और भूपेश भैया ने इस कहावत को झूठा कर दिया और किसानों का एक बार पूरा ऋण माफ़ करवा दिया। दूसरी बात, गुंडरदेही विधानसभा में कुछ बहुत ज्वलंत समस्याएं थी। चूँकि कृषि संबंधित क्षेत्र है
तो आदरणीय निषाद जी ने बगल के बीजाभाटा गांव में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करवाई, जेवरतला में कॉलेज की स्थापना, पिनकापार में प्रयास विद्यालय, अर्जुंदा देहरी में तहसील कार्यालय। और मैं आप एक को बात बताना चाहता हूँ, देवरी ब्लॉक का मैं महामंत्री हूँ। देवरी ब्लॉक में एक गांव है मुड़िया, पेयजल की इतनी भीषण समस्या होती है गर्मी के दिन में। आदरणीय विधायक जी ने उस गांव में लिफ्ट इरिगेशन करवा के वहाँ पेयजल की सुविधा और साथ साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 100 साल पुराना, जैसा कि विधायक जी ने बताया, हीना हड़गहन बांध, जिसके जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ रुपया उन्होंने पास करवाया। तो गुंडरदेही की जनता संतुष्ट है कांग्रेस के काम से, उनको कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक गुंडरदेही से आएगा और रिकॉर्ड मतों से जीत कर ही आएगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और मैंने कहा ना कि जीत का दावा भी कर रही है, और जीत का दावा सच में कब साबित होगा ये विधानसभा चुनाव परिणाम बताएगा और आप लोगों की मेहनत बताएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बात कह के ना कृषि मंत्री के सलाहकार की कुर्सी तो आपने अपनी बचा ली है, क्योंकि किसानों को लेकर के आपने बात कही है। हम बात करेंगे आसिफ जी से, हम बात करेंगे आसिफ जी, जिस प्रकार से आप युवा हैं, युवाओं को कैसे आप मतदान से जोड़ेंगे और जो मतदाता की जो भूमिका है, मतदाता की जो जिम्मेदारी, कैसे आप उन्हें बताएंगे? जी, अगर मैं बात करूं युवाओं का लगातार सरकार के प्रति जो भरोसा अभी 5 साल के अंतर्गत देखा जा रहा है, यही प्रदर्शित करता है कि सरकार के प्रति युवाओं की कितनी इच्छा जाहिर हुई है। अभी गुंडरदेही विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15,000 से ज़्यादा वोटरों ने यहाँ पर अपना नाम दाखिल करा है, और छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों से पूरे गुंडरदेही विधानसभा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा करके रखे हुए हैं। क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवाओं का दर्द को समझता हूँ। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है। और जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, अभी 1 साल का अंतराल हुआ है और बेरोजगारी भत्ता कहीं ना कहीं 2500 का बेरोजगारी भत्ता हर मंथ एक युवाओं को दिया जा रहा है जो पात्र युवा है। और अगर मैं हर महीने की बात करूं और सालाना बात करूं तो 30,000 रुपये एक युवा को दिया जा रहा है जो पात्र बेरोजगार युवा है। और कहीं ना कहीं एक सामान्य परिवार के, गरीब परिवार के युवा को अगर 2500 रुपया कोई सरकार मुहैया कराती है तो निश्चित रूप से मेरा ये पूरा विश्वास है और उस युवा की एक आस बन जाती है कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ खड़ी है और लगातार युवाओं के क्षेत्र के लिए सोच रही है। मेरा सवाल है उस्मान रजा खान से। उस्मान, आप युवा हैं और आप भी मतदान करते हैं, युवाओं को कैसे अपने साथ लाएंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि लोकतंत्र को बनाने में युवाओं की भी भूमिका, और इस बार तो छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है मतदाताओं में। कैसे जोड़ेंगे आप युवाओं को अपने साथ? निश्चित ही मैं बोलना चाहूँगा कि हमें युवाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना चला आ रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी पहले गांव-गांव जाकर जितने भी लोगों हैं उनसे भेंट मुलाकात किए, उनके बाद युवाओं को उनका एक उत्साह देखकर उनसे भी एक भेंट मुलाकात चालू किया। जितने भी जगह देखा जाए कॉलेज में उनकी जो भी मांग थी, निरंतर मुख्यमंत्री जी से जितने भी स्टूडेंट्स ने जो भी मांग रखी, निश्चित ही उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे आसिफ भाई ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता के लिए हर एक युवाओं को, जितने पात्र युवा उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले देखा जाता था कि जो गरीबी रेखा के जितने भी युवा जो पढ़ाई करते थे उनको कहीं ना कहीं अपनी फीस देने के लिए, बुक्स लेने के लिए या कोई भी कोचिंग सेंटर जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये एक बहुत अहम भूमिका है कि जो हमारी बेरोजगारी भत्ता हमारी जो सरकार दे रही है, और जैसे कि मितान क्लब से युवाओं को रोजगार मिलता जा रहा है। रोजगार की बात कर रहे हैं, अब मेरा सवाल होगा आपसे, क्योंकि है, और लास्ट में प्रतिक्रिया मैं लूँगी महाभारत के सारथी से, है ना, लास्ट प्रतिक्रिया उनकी मैं लूँगी। तो आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि बात चल रही है युवाओं के बीच में जाने की, मतदाताओं के बीच में जाने की, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आपको लोगों तक पहुंचना है, युवाओं तक पहुंचना है, महिलाओं तक भी पहुंचना, मतलब पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तक पहुंचना है। कौन सा रास्ता होगा वो? मैं युवा के साथ साथ एक किसान भी हूँ, आपको बता देना चाहूँ पहले। और आपने कहा कि हम मतदाताओं के पास जाएंगे क्या, तो हम 5 साल मतदाताओं के बीच ही रहे हैं।
उनकी जो जरूरत थी उन जरूरतों पर हमारे जितने युवा, चाहे वो राजीव युवा मितान क्लब के हमारे सदस्य हैं, चाहे NSUI के हमारे लड़के हो, चाहे युवा कांग्रेस हो या हमारा मेन कांग्रेस हो, इन सभी ने जरूरतमंद लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा और माननीय विधायक जी के माध्यम से जितने भी जरूरतमंद लोग थे उनके जरूरत में हमारे हर एक कांग्रेसी साथ खड़े थे। और साथ ही युवाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, युवाओं ने जो सपना देखा था, उन सपना को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें निःशुल्क पैसा आज देने को, युवाओं को देने को नहीं पड़ता। ऐसे बहुत से योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए किया है। साथ ही हमारे साथियों ने बताया कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा कहना है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, हम उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। युवाओं को सिर्फ आज उनको आवश्यकता है इसलिए हम दे रहे हैं। हमारा योजना है कि हम हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दें। साथ ही मैं आपको बताया कि मैं किसान हूं। मैं बताना चाहता हूं मैडम आपको कि पहले 15 साल के राज में हमें हर बार अपने मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ता था। 10 कुंटल तक की धान खरीदी का फरमान रमन सिंह के राज में हमें देखने को मिला था। सड़क से हम लड़ाई लड़े थे, तब जाकर हमको 14 कुंटल 80 किलो लेने का वो हमको आदेश मिला था। साथ ही आपको देखने को मिलेगा इन 5 सालों में एक किसान को भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ा। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ यही गया कि छत्तीसगढ़ में आज उत्पादन बढ़ा है तो 20 कुंटल धान खरीदी होना चाहिए, बिना किसी किसान को आंदोलन करे। अपनी मांग सिर्फ बताने के बाद आज 20 कुंटल धान खरीदी का एक आदेश, आज खरीदी का आज हमें वो मिला है। तो निश्चित रूप से आज युवा, महिला, साथ ही किसान, इन सबका पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी के साथ है। और ऐसा नहीं है कि हमने 5 साल मतदाताओं के बीच में काम किए हैं और पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ है और पूरा उनका जो सहयोग, उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और हमारा जो नारा है 75 पार, उस नारे को हम पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। इस सियासी चर्चा के बीच में अंतिम प्रतिक्रिया के लिए महाभारत के मेन हीरो जो कृष्ण जी ने भूमिका अपनी निभाई थी महाभारत के युद्ध में जिताने को, तो विधायक जी ने भी कृष्ण जी को भेजा है यहाँ पर 5 पांडवों की मुश्किल को हरने के लिए, उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए। तो केशव शर्मा जी के पास में अंतिम प्रतिक्रिया के लिए जाऊंगी। केशव जी, महाभारत के इस युद्ध को कैसे जीतेंगे आप? जो सियासी महाभारत जो है कैसे जीतेंगे? अभी महाभारत का जंग का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां मतदाता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, सन 2018 में भूपेश बघेल जिस दिन शपथ ग्रहण लिए थे उसी दिन से हम मतदाता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है। भले ही आज दूसरी पार्टियां आज चुनाव में 2023 में वो मतदाताओं के बीच में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन भूपेश बघेल की पूरी कैबिनेट, उनके मंत्री, उनके पूरे कार्यकर्ता पूरे 5 साल मतदाताओं के पास गए हैं और कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। अब कांग्रेस आज घर घर में कांग्रेस की चर्चा होती है, कांग्रेस पे बातचीत होती है, भूपेश बघेल की सरकार पे बातचीत हो रही है। आज 90 ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे सीधे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 90 योजनाओं पे काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। आज किसान खुश है, आज गांव खुश है, आज गरीब खुश है, आज महिलाएं खुश है, आज युवा खुश है। कौन खुश नहीं है? आज हम जब जाते हैं गांव में, आज हम बैठे थे बीजाभाटा गांव में, वहाँ की महिलाएं कहती है कि भैया चुनाव कब होगा? आपको इतनी जल्दी कैसे, क्यों चुनाव कब होगा? नहीं, हमको तो भूपेश बघेल को वोट देना है। जब महिलाएं बैठ के गांव में ये चर्चा कर रही है, जब 5 महिलाएं बैठती हैं, जब हम लोग चौपाल में जाके बैठते हैं तो हमसे पूछते हैं बुजुर्ग लोग कि भैया भूपेश बघेल वापस कब आएंगे? आप वोट दे दीजिए, 2023 में फिर भूपेश बघेल वापस आ जाएंगे। ये हमारी पूरी तैयारी है और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, और खासकर गुंडर दे के बता दे रहे हैं कि पिछले बार हमने 25,000 से जीता था। नहीं, पिछले इसके पहले 25,000 से जीता था, इसके बाद 55,000 से जीते हैं। अब हम इस बार कुंवर 75 बार अभी भी है लग रहा है। कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में हम 65,000 से फिर से चुनाव जीतेंगे। ये हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है। कुंवर सिंह जी चुनाव जीतेंगे। क्यों? कि वो आज चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं,
वो जिस दिन चुनाव जीत के आए और शाम को सीधा वो गांव में पहुंच गए और उन्होंने उसी दिन कह दिया कि अब बताइए भैया क्या क्या काम है, और वो काम पूरे हुए हैं। और हमने देखा है वहाँ जाके गांव में कि गांव वाले कितने खुश हैं। रह गए होंगे कुछ काम, उसको हम आने वाले 5 साल में वो भी पूरा करेंगे और हमारा गुंडरदेही विधानसभा तन मन धन से हरा होगा। ये हम आज की आपके इसमें रफ्तार में इसमें चैनल पे बताना चाह रहे हैं कि हम गुंडरदेही के साथ पूरा छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और 75+ के साथ जीत रहे हैं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कुंवर सिंह निषाद जी मंत्री बन रहे हैं, ये तय है। तो मैंने सही कहा था, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा था ना, महाभारत को जिताने में सबसे बड़ा हाथ केशव का था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी जिताने का पूरा हाथ इनका ही होगा। लेकिन इनके साथ साथ उस महाभारत में युद्ध लड़ने वाले सैनिकों का भी उतना महत्व था। नाम तो भले ही कृष्ण जी का हुआ, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान दिया था, इसलिए उनका नाम महाभारत में आता है। लेकिन महाभारत में लड़ने वाले उन तमाम सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, इसलिए महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी। तो यहाँ पर 5 पांडव बैठे हैं। सियासी महाभारत का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा कि आखिर महाभारत का जो ये युद्ध है, सियासी युद्ध है, कौन जीतता है, कौन मंत्री बनता है और कौन अगला चेहरा होता है, ये विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। और इस सियासी जंग में रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम सियासी चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। हम अगले विधानसभा क्षेत्र में अगले और किन्हीं और लोगों से हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या हाल है इस चुनावी माहौल का और अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हम भी वही बताएंगे जो जनता गई, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार जो बनाएगी वही बताएगी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। विदाई की बेला आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप लोग को जाने देंगे। हम अभी आपको इस मंच से, इस कार्यक्रम से हम आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप सभी लोगों का साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहे, ये भी हम अपेक्षा करते हैं। और स्मृति चिन्ह देकर देशलहरी जी का सम्मान करें। स्मृति चिन्ह देकर ससम्मान उन्हें मंच से विदाई दें। देकर हमारे प्रमुख वक्ता का सम्मान करें। तो हमारे सम्मान की जो बेला है और हम इस कार्यक्रम के समापन के स्थगन की भी हम घोषणा करते हैं और यही चाहेंगे कि जो अब चुनाव जो होने वाले हैं, तो बिना किसी लालच में आकर के, बिना किसी छलावे में आकर आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लोकतंत्र को बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि जागरूक मतदाता तभी होगा जब आप अपना मतदान बहुत अच्छे से करेंगे। तो मतदान ईमानदारी के साथ में करें, बिना किसी लालच में आकर के करें। तो फिलहाल आज इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी लोग यहाँ पर जो पधारे थे सभी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय जोहार।